क्या कैंसर के इलाज पर आज भी आयुर्वेदा कायम है, उतना ही सक्षम है? सिर्फ कैंसर पे ही नहीं, आयुर्वेद तो हर बीमारी पे काम करता है, उतना ही सक्षम है। कैंसर का कैसे पकड़ता है, आयुर्वेद कैसे पहचानता है? किसी को ब्रेन में कैंसर है तो उसमें क्या होगा, उसका वेट लॉस होता चला जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, सिर में दर्द बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, 24 घंटे परेशान रहेगा, इम्यूनिटी गिर जाएगी, भूख नहीं लगेगी। आयुर्वेद पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये प्रयास कारगर नहीं है कि पेशेंट का झुकाव आयुर्वेद की तरफ है। मैं तो इसको जो है ना, अपने आप को भी दोषी मानता हूँ इस मामले में। वहाँ बर्बाद लुटने के बाद, बर्बाद हो चुकने के बाद यहाँ आके कहते हैं कोई गारंटी है, तो मेरा तो ये कि दो टूक मेरा जवाब होता है कि भाई गारंटी नहीं, दवा देता हूँ। और जो पहली बार आपके पास आते हैं, कहीं और नहीं जाते, उनका रिजल्ट क्या है? दोनों का रिजल्ट तो 100% है। जो पहली बार यहाँ आते हैं, कितना सर? 100% है, मतलब 99%। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे। जिस तरह नेशनल खबर आपके हेल्थ को लेकर बहुत सजग रहता है, हम खबरें दिखाते ही अपने चैनल पर, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे धर्म हो, लेकिन जहां बात हेल्थ की आती है और हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, सही जानकारी मिले, सही एक्सपर्ट के जरिए आपको जानकारी मिले। और बात होती है जब कैंसर की, तो कैंसर का ट्रीटमेंट एक सटीक ट्रीटमेंट हो, क्योंकि कैंसर को लेकर बहुत सी अफवाहें भी होती हैं और लोग मिसलीड भी करते हैं कि सही ट्रीटमेंट क्या है, गलत क्या है, जानकारियाँ सही नहीं मिल पाती हैं। तो आज हम पहुंचे हैं दिल्ली से चलकर अटेली मंडी हरियाणा में, और मेरे पीछे जिस तरह देख रहे हैं आर आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो बवासीर, कैंसर और इन सब पर भी काम करता है। लेकिन ये कैंसर के लिए बहुत बहुत माना जाना एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इसकी ब्रांचेस रेवाड़ी हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, और भी आने वाले दिनों में और भी अलग अलग होने वाली हैं। तो अंदर चलते हैं और वहाँ आज हम बात करेंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश कुमार जी से, जो बताएंगे कि कैंसर का सही ट्रीटमेंट, वो भी एक गौमूत्र द्वारा ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, उसके द्वारा दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और कितना इफेक्टिव होता है। भारत के कोने कोने से यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं और इस ट्रीटमेंट की बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। गरीब से एक आम साधारण के लिए, सबके लिए एक बहुत मिनिमम खर्चों में यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए अंदर बात करते हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी से। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। जिस तरह आपने बाहर सुना कि हम पहुंचे थे आर आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अटेली मंडी हरियाणा, जिसकी ब्रांच दिल्ली में भी है, रेवाड़ी में भी है, और भी भविष्य में अलग अलग शहरों में भी हो ही जाएगी, जिस तरह यहाँ पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये हॉस्पिटल जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा मूलतः कैंसर पर काम करता है, साथ साथ आपके पाइल्स पर ट्रीटमेंट करता है। बट आज हम अभी बात करने वाले हैं कैंसर को लेकर, और मेरे साथ मौजूद हैं आर आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन, संस्थापक, डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। आपको स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर, जिस तरह देश विकास कर रहा है और नई नई पैथियाँ आ रही हैं, और जो आम धारणा है, लोग कैंसर का इलाज एलोपैथी को मानते हैं कि कुछ भी हुआ तो हम एलोपैथिक में जाएंगे, लेकिन प्राचीन पद्धति आयुर्वेदा रही है, और जो सदियों से ट्रीटमेंट करती रही अलग अलग चीज़ों पर। तो क्या इस आधुनिक युग में भी, क्या कैंसर के इलाज पर आज भी आयुर्वेदा कायम है, उतना ही सक्षम है? सिर्फ कैंसर पे ही नहीं, आयुर्वेद तो हर बीमारी पे काम करता है, उतना ही सक्षम है। किसी भी पद्धति में आयुर्वेद को छोड़ के, मेरा ये मानना है विशेष तौर पे, मेरी बात से कोई सहमत हो ना हो जी, किसी अन्य पैथी में सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी बीमारी को। बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा जी। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को, एक आध जो है कुछ जैसे हर्निया जैसे केस है ना, उसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है आयुर्वेद में, बाकी रोकथाम नहीं होती है। समझ गया सर। इसमें जो आपने बताया कि आयुर्वेद चलिए ट्रीटमेंट संभव है, पूरा संभव है, तो आयुर्वेद के नज़रिए से, जिस तरह एलोपैथ है, अगर वो कैंसर को डिटेक्ट करता है तो तमाम तरह की जांच करवाता है, टेस्ट करवाता है, उसके बाद वो प्रमाणित करता है कि इनको कैंसर है। उसी दृष्टिकोण से अगर हम आयुर्वेद का अपना दृष्टिकोण क्या है किसी कैंसर मरीज को पहचानने की, एक टेस्ट तो आम धारणा से होंगे, एक शुरुआती लक्षण भी आप लोग पकड़ते होंगे कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं एक पेशेंट के अंदर, शुरुआती लक्षण, वो कैंसर का कैसे पकड़ता है, आयुर्वेद कैसे पहचानता है? कैंसर के पहचानने के कई कारण हैं जी, कई प्रकार से हैं। जैसे हमें किसी को ब्रेन में कैंसर है तो उसमें क्या होगा, उसका वेट लॉस होता चला जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे,
सिर में दर्द बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, 24 घंटे परेशान रहेगा, इम्यूनिटी गिर जाएगी, भूख नहीं लगेगी। बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे हमें जांच करवा लेनी चाहिए, हमें पता लग जाए कि हाँ भाई हमें बीमारी क्या है। ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। लगातार सिर दर्द बने रहना, हाँ, वेट गिर जाना, या दस्त का कमजोर हो जाना। ये सिर्फ मैंने ब्रेन के लिए बताया है, हर एक चीज के अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो इसमें एक चीज और है सर, जिस तरह मैं देखता हूँ, आपके इंटरव्यूज हमने बहुत सारे देखे हैं और मेरे पास संपर्क लोग करते हैं, कैंसर मरीज अलग अलग राज्यों से करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई लंग कैंसर का, कोई माउथ कैंसर का, और लोग कहते हैं कि हम इस ट्रीटमेंट को छोड़ेंगे नहीं, एलोपैथ को हम वो करते रहना चाहते हैं, और चाहते हैं हम कि एलोपैथ को सपोर्ट के तरीके से वो भी हम स्टार्ट कर दें। तो एक तो इसके बारे में बताइए कि आयुर्वेद को सपोर्ट में क्यों मानते हैं लोग, इसको पहले क्यों नहीं मानते हैं कि इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट तरीके से लें, एलोपैथ को हटाएं, या भरोसा ही नहीं कायम हो पा रहा है कि हम इतना भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं कि आयुर्वेद में हम गए तो ठीक होंगे या नहीं होंगे। एलोपैथ के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ लोग ठीक होते नहीं होते। कई बातें हैं, लोग भरोसा भी कम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेदाचार्य जो है वो भी दोषी है जी। भरोसा भी कम कर रहे हैं, हमारा प्रयास कारगर नहीं है जी। आयुर्वेद पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये प्रयास कारगर नहीं है कि पेशेंट का झुकाव आयुर्वेद की तरफ हो। मैं तो सबको जो है ना अपने आप को भी दोषी मानता हूँ इस मामले में। फिर दूसरा ये है कि पेशेंट आज इस युग में, अर्थ युग में, लोग कलयुग कहें कुछ भी कहें, इस अर्थ युग में लोग ये समझते हैं कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिले हर चीज का। आयुर्वेद में ऐसा संभव नहीं है। जैसे सिर में दर्द है या पेट में दर्द है तो कोई भी हम पेन किलर ले लेंगे, आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, कुछ समय के बाद में वो फिर हो जाएगा। अगर कभी कभार हुआ है तो ठीक हो सकता है, दोबारा चांसेस नहीं बनेंगे। लेकिन लगातार जिसको माइग्रेन की शिकायत है और वो ऐसी गोलियां खाए जा रहा है पेन किलर की और फिर भी वो बढ़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे वो दवाई काम करना बंद कर देगी, उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद अगर सिर में या पेट में दर्द है तो उसकी पेट दर्द की दवा नहीं देता जी, सिर दर्द की दवा नहीं देता। आयुर्वेद उस कारण को खोजता है कि सिर में दर्द हुआ कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। हमारा गलत खान पान हो गया, हम ढंग से सोए नहीं, या हमने गलत खा लिया कुछ, किस वजह से हुआ है सिर में दर्द। जी जी, उसके बारे में रिसर्च होती है आयुर्वेद। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर कि आयुर्वेद का एक सेपरेट तरीके से लोग भरोसा कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई एलोपैथी की भी खास जरूरत नहीं है। मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, लेकिन लोग मोस्टली क्या होता है कि वो भागते ही सबसे पहले यही कि एलोपैथ में जाते हैं, फिर वहाँ से थक हार के, अब ऐसे भी ऐसे हैं पेशेंट जो चारों तरफ से थक हार लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ले जाओ सेवा करो इसकी, उसके बाद यहाँ आके वो कहते हैं जी कुछ गारंटी है। वहाँ गारंटी नहीं मिलने के बाद, वहाँ बर्बाद लुटने के बाद, बर्बाद हो चुकने के बाद यहाँ आके कहते हैं कोई गारंटी है। तो मेरा तो ये कि दो टूक मेरा जवाब होता है कि भाई गारंटी नहीं, दवा देता हूँ, अगर सूट करे महीने भर में रिजल्ट मिलेगा, अगर सूट करे तो लगातार टाइम से चलेगा। जी जी, तो इस तरह तो एक बड़ी चीज़ है कि भरोसा, इसमें मैं अक्सर मैं भी आयुर्वेदाचार्य के इंटरव्यूज करता रहता हूँ, वो मैं देखता हूँ जिस तरह एलोपैथी बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनमें आपस में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेट होता है, आपस में रेफरल सिस्टम बहुत बढ़िया बना हुआ है। आयुर्वेदाचार्य में नहीं है, शायद ये कि एक कमी है कि आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है अलग अलग लोगों में। और दूसरा चीज़ इस बारे में हम ये भी कह रहे थे, जिस तरह बता रहे हैं कि लोग थक हार कर जब 10 जगह थक जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, जब बोल दिया जाता है पेशेंट को अब घर जाइए सेवा कीजिए, अंतिम क्षण में है आपका पेशेंट, तब आपके पास आते हैं। तो कोई क्या ऐसा भी पेशेंट आपके पास कोई आया है कि जो कहीं ना गया हो, पहले आयुर्वेद में आया हो आपको? हाँ, बहुत पेशेंट ऐसे भी हैं, ऐसे समझदार पेशेंट हैं, ऐसे समझदारी कहो या पैसे का अभाव कहो, कुछ भी कहो जी, दोनों ही बातें हैं। कोई बेचारा सक्षम नहीं हो पाता वहां तक जाने के लिए, एक टेस्ट का इतना खर्चा है, गरीब आदमी नहीं सहन कर पाता, तो वो यही सोचता है कि हम यही करके देखें, सस्ते में काम चल जाए शायद, और वो जो निश्चय करके आता है ना वो ठीक हो रहा है। इस तरह कितने पेशेंट आप पूरे एक साल में कितने पेशेंट आए होंगे जो पहली बार सीधा आपके पास आए हों? काफी पेशेंट आते हैं।
लेकिन इनकी तादाद जो है ना उन पेशेंटों की ज्यादा होती है जो सारे काम करा के आते जो बाद में आते हैं। हैं बाद में। और रिजल्ट दोनों में कितना फर्क है? जो करवाकर वहां से आते हैं उनका रिजल्ट क्या है, और जो पहली बार आपके पास आते हैं कहीं और नहीं जाते उनका रिजल्ट क्या है? दोनों उनका रिजल्ट तो 100% है जो पहली बार यहाँ आते हैं। कितना सर? 100% है, मतलब 99%? बिल्कुल। जो फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा time में, और जो वहां से थक हार के आते हैं वो लोग, उनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा रिजल्ट लंबा हो जाता है। और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं कि साथ साथ हम वो भी, जैसे एक पेशेंट थे जो हमने सवाल किया कि हाँ साथ साथ में ट्रीटमेंट तो लेना, वो भरोसा नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हाँ भाई ये भी चलाएं शायद जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि उनके मन में धारणा होती है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता, चलो ये भी लेते हैं। अभी एक पेशेंट थे मेरे पास, दिल्ली से ही थे, वो साथ साथ में वो लेते रहे, रेडिएशन वगैरह लेते रहे। यहाँ से वो ठीक हो चुके थे 4-5 महीने दवा खाने के बाद में। अब वो जो बीमारी थी उनको माउथ कैंसर था, वो ठीक हो गया है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा अच्छा। तो उनका पैकेज था, वो साथ साथ रेडिएशन चलती रही। पैसे उनकी हड्डियां ही टूट गई, रेडिएशन से हड्डियां कमजोर हो जाती, वो टूट गई। वो फिर सूजन आ गया उस पर, कह डॉक्टर साहब मैंने तो ये दोबारा से हो गया। मैं कहा भाई ये सर्जरी का काम तो भाई एलोपैथ थोड़ा ही करेंगे, मेरे पास तो है नहीं। हाँ। अब ये क्यों किया आपने? उसकी मिसेज ने बताया मेरे को, तो ये रेडिएशन साथ साथ चला रहे थे जी, मान नहीं रहे। अब उनका क्या करें, उनका यही है कि भरोसा जम नहीं पा रहा है, या तो कुछ इसमें मैं कुछ खामियां जी जो आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ उन लोगों की भी मानता हूँ। कुल मिलाकर कैंसर पेशेंट को अगर हमें क्योर करना है तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पहला काम होता है। तो उसमें आपका, हमने एक पुराना इंटरव्यू हमने देखा था जिसमें आपने बात की थी कि पंचकर्म जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है आपको, और कैंसर मरीजों के ट्रीटमेंट में उनके रिजल्ट्स को और जल्दी और बेहतर करने के लिए पंचकर्म बेहतर होता है, सहायक होता है। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, सपोर्ट ली जा सकती है पंचकर्म की। 5 प्रकार के कर्म ये होते हैं, और किसी भी बीमारी के लिए वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसमें देखा जाता है कि इसको कौन सा किया जाएगा, तो वो स्पोर्ट के लिए हम उसको बहुत ही बेहतर तरीका है। बट आप जितना, आप एक चैलेंज, एक इंडस्ट्री के लिए आप चैलेंज बन के उभर रहे हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि लगातार एक इंडस्ट्री के अलग रूट पे चल रही है, आप बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं, और रिजल्ट भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि कोई पहली बार आयुर्वेद में आ रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है, उसका रिजल्ट 99% है, बाकी के रिजल्ट आई थिंक आप बता रहे हैं 50 से 60% होता होगा शायद। देखो ना, तो मैं किसी चीज का दावा करता हूँ, दावा नहीं करता हूँ कि मेरे पास भी 60% पेशेंट ठीक नहीं हो रहे। कुछ उनकी खामियां होंगी, हो सकता है मेरी भी हो, मुझे नजर नहीं आ रही हो, मेरी भी हो सकती है, मैं मानता हूँ, कोई बुराई भी नहीं है इसमें। जी जी। लेकिन मुझे तो यही भरोसा है कि मेरा मेडिसिन अपना होता है, मेडिसिन से मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, उसी पे मेरा भरोसा बना हुआ है जी, इसीलिए मेरे पेशेंट भी क्योर हो रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात हो गई पेशेंट की, टेस्ट की और जानकारियों की। अब बात आते हैं आपके ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। कोई पेशेंट पहली बार आप तक पहुंचता है तो पहला क्या तरीका, कैसे आप जांच करते हैं, और ट्रीटमेंट शुरुआत करने की क्या प्रक्रिया है उसकी? देखो, जो भी पेशेंट मेरे पास आता है अपनी जांच रिपोर्ट लेके आता है जी। अगर पुरानी रिपोर्ट्स होती हैं तो मैं 1-2 जांच यहाँ भी करवा के देख लेता हूँ, और मैं उनको कम से कम 1 घंटे काउंसलिंग करता हूँ, उनको अच्छे से समझाता हूँ। ऐसे नहीं करता कि ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, ना मेरे पास कोई झाड़ा लगाने का औजार है। मैं उसको 1 घंटे अच्छे से समझाता हूँ। जब वो मेरी बात को अच्छे से समझता है, फॉलो कर लेता है एक एक बात को, तभी मैं उसको मेडिसिन प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। दवाइयाँ किस प्रकार की हैं आपकी इसमें, मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं आप दवाइयों को देने में? आपकी अपनी स्वयं की दवाइयाँ हैं, क्या है? मेरे अपने प्रोडक्ट मैंने बताया, और सारा दवाइयाँ पंचगव्य से तैयार होती हैं। पंचगव्य का हैम रोल है इसमें, प्लस मेडिसिन होती हैं। 4-5 प्रकार के अर्क होते हैं, 4-5 प्रकार की घनवटियाँ होती हैं, 1-2 प्रकार की और दवाइयाँ होती हैं, जिनका निर्माण स्वयं मैं खुद और मेरी टीम, मेरी निगरानी में होता है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सारी चीज नपीतुली होती है। इन्हीं पे भरोसा बना हुआ है बस। तो ये दवाइयाँ जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब बनाते हैं, उसका एक वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस तरह सुबह उठते हैं और 4 बजे 3:30 बजे, और लगभग कितने घंटे लगते हैं उसको बनाने में? एक प्रक्रिया में शुरुआत सुबह जो होती है एक प्रकार का अर्क बनाने में कम से कम 12 से 13 घंटे लगते हैं। 12 से 13 घंटे एक प्रकार का अर्क बनाने में? एक प्रकार का अर्क बनाने। एक भट्टी से जब हम अर्क तैयार कर रहे हैं, वो भट्टी अगले दिन काम नहीं कर पाएगी। अच्छा।
क्योंकि उस बर्तन को उखाड़ना उसकी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उस बर्तन को उखाड़ना, ठंडा होने में समय लगता है, टैंक का पानी ठंडा होने में 12-13 घंटे जब चल रहा है, टैंक का पानी ठंडा होने में समय लगता है, फिर उस बर्तन को साफ करने में समय लगता है, तो एक दिन का गैप तो चाहिए ही चाहिए। अगर अगले दिन हमें भट्टी चलानी है तो दूसरी भट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, ये तो बनाने की प्रक्रिया होगी। अब बात हुई इसके रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल का लास्ट टाइम हम आपसे मुलाकात भी किए थे, एक गौशाला में हम लोग गए थे, जिसका आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू देखा भी होगा, उसका लिंक हम दोबारा दे देंगे, आप फिर से देखिएगा। जो गाय होती हैं, गाय की पहचान कैसे करते हैं कि कौन सी गाय का है हमें गौमूत्र एकत्रित करना है, किसका नहीं करना है? क्योंकि आजकल क्या है कि लोग वीडियो देखते हैं और गौमूत्र का बोलकर कहीं किसी भी गौमूत्र का ऑर्गेनिक वैसे ही सेवन कर लेते हैं। ये धारणा भी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि बिना किसी एक्सपर्ट, किसी आयुर्वेदाचार्य के देख रेख में सब नहीं करते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट भी होता होगा उसका। अब देखो, मैं तो जितना मेरा प्रयास होता है उतना भरपूर बताने का प्रयास करता हूँ कि सीधे तौर पे गौमूत्र किसी का भी, चाहे वो इंडियन गाय है, भारतीय गाय है, देसी गाय है, उसका भी नहीं करना चाहिए। जर्सी गाय का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। टेम्परेरी तौर पे ये ठीक है कि उसमें है वो केमिकल जो सक्षम है कैंसर को हराने में, लड़ सकता है कैंसर से, लेकिन कैसा हो, किस प्रकार का हो, गाय देसी हो, भारतीय हो, 2 साल से कम बच्चिया ना हो, बार बार बताता हूँ ये चीजें, प्रेग्नेंट ना हो, ब्याही हुई ना हो, ब्याने वाली ना हो, 45 दिन तक अगर उसका सेवन हम कर रहे हैं तो उसमें तो इतने बैक्टीरिया हैं, अच्छे सेल्स को भी खा जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी तो और कमजोर होती चली जाएगी। तो बीमारी ऐसी है कि इसमें सबसे पहला कारण तो इम्यूनिटी का कमजोर होना, दर्द का खत्म नहीं होना, फालिज तक लग जाता है पेशेंट को, कोमा में भी चला जाता है, एलर्जी, ज्वाइंटिस, स्टंट तक डाल देते हैं, ज्वाइंटिस खत्म नहीं होता जब तक कैंसर सेल्स खत्म नहीं होते। कितने प्रयास करे डॉक्टर, समझ गए सर। तो ये ऐसे सीधे तौर पे बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं। अब आप कह रहे हो ना कि आप में तालमेल नहीं है, कुछ कारण ऐसे ही हैं जो तालमेल बने भी तो कैसे। अब मैं किसी को बताऊं कि आप गौमूत्र का सेवन करिए ठीक हो जाओगे, मेरे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो कह रहे हैं मैं लगातार भर भर के गिलास पी रहा हूँ, 6 महीना हो गया जी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तरीका नहीं मालूम भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं पीना चाहिए किसी का भी। तो आपके लिए ये बहुत संघर्ष है कि गौशाला को मेंटेन करना, व्यवस्थित करना, गाय की पहचान करना, कौन से गाय लेना है, कैसे करना है। नहीं, हमारे पास जो अरेंजमेंट है ना, हमारी जो गौशाला है उनमें देसी गाय के अलावा और कोई गाय नहीं मिलेगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि गाय ब्याने वाली तो नहीं है, 45 दिन तक का उसे छोड़ना पड़ेगा। गाय प्रेग्नेंट हो गई, 45 दिन तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे, या ब्याने वाली है तब भी 45 दिन तक। फिर सुबह का टाइम का अरेंज किया जाता है, मॉर्निंग पहला। जी जी जी। अब गाय का क्या, गाय जब उठती है सुबह चारे के लिए या दूध देने के लिए उठती है तो सबसे पहले पेशाब करती है। जी जी। चारे में मुंह डालने से पहले उठेगी, उठते ही पेशाब करेगी, वही पेशाब कारगर होता है सुबह सुबह का। और उसको हम जो है ना, अगर बाहर से घर में अपने में खुद बना के तैयार करते हैं ना, तो उसका भी लंबा प्रोसेस है, वो भी प्रक्रिया लंबी है जी। वो भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि कैसे करना चाहिए। जब आदमी दवा नहीं ले पा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उसका सारा अमोनिया खत्म किया जाता है और फिर एक ही टाइम लिया जाता है, भर भर के गिलास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेशेंट को 15 या 20 ml, ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम। सेकंड टाइम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक सर, ये तो चले बात होगी, और इसके बारे में हमने पढ़ा भी काफ़ी कुछ कि उसके अंदर गौमूत्र में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सहायक होती हैं। अब बात है कि सर पेशेंट आपके पास कैसे पहुँचे, क्या तरीका है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, कि भारत के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। और सर को मैं बता देता हूँ, अटेली मंडी और रेवाड़ी और दिल्ली 3 जगहों पर सर बैठते हैं, अलग अलग दिन है, उनकी समय सीमा है, और वहाँ भी आप बात करके आ सकते हैं। लेकिन अलग राज्यों से आप हैं तो कैसे ट्रीटमेंट लें आपसे, वो तरीका हमें बताइए, क्योंकि लोग मिलना चाहते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि कैसे आपसे ही कैसे बात हो सीधा। जो मिलना चाहते हैं ना वो सीधे तौर पे मेरे पास आते हैं कि सर फर्स्ट टाइम तो जो है ना वो दूर दराज से आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम तो हम आ रहे हैं, आगे से हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था, ताकि उनको भी ये तसल्ली समझोगे, अपनी तसल्ली के लिए वो मिलने का प्रयास करते हैं। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के लिए तो लोग मिलना ही चाहते हैं। हाँ, वो आते हैं कहीं से भी, हिंदुस्तान के चारों कोनों से आवागमन का साधन है। इधर जयपुर से आए, इधर दिल्ली से आए जी, चंडीगढ़ से आए, कहीं से भी आए, पूरा कनेक्टिविटी है। पूरा कनेक्टिविटी है।
रेवाड़ी जंक्शन है। रेवाड़ी जंक्शन से मात्र ही 20-25 मिनट का रास्ता है टेली मंडी, जहाँ पर बैठता हूँ मैं। रेवाड़ी मेरी टीम बैठती है, मुझे जाना पड़ता है, मेरी जरूरत होती है तो मैं भी जाता हूँ। संडे के दिन जी आप दिल्ली होते हैं? 9 बजे से 3 बजे तक मैं दिल्ली होता हूँ। दिल्ली में कहाँ होते हैं? दिल्ली में नांगलोई। अभी तक आज तक की प्रक्रिया बता रहा हूँ, आने वाले 10 दिन में कुछ हो जाए चेंज? मेरा नहीं कर लिया है मैंने। अच्छा, अरेंज मैंने कर लिया है वहाँ पे। मैं अपनी हॉस्पिटल बना रहा हूँ, परमानेंट मेरी टीम बैठेगी। संडे के अलावा 1-2 दिन का समय निकाल के वो टाइम निश्चित करूंगा भाई, शायद सैटरडे को या कोई और दिन, कि 2-3 दिन में दिल्ली दूँ, 2-3 दिन में यहाँ दूँ। चलिए ठीक है, क्योंकि दिल्ली सेंटर है और मुख्यालय आपका यहाँ हो जाएगा। मुख्यालय मेरा ये है। वहाँ दिल्ली में जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं वो भटक जाते हैं कि भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे, टेली मंडी तक आने का तो बहुत सीधा रास्ता है, लेकिन अनजान आदमी नहीं समझ पाता। कोई निजामुद्दीन उतर रहा है तो कोई कश्मीरी गेट उतर रहा है, कोई नई दिल्ली उतर रहा है, कोई आनंद विहार उतर रहा है, कोई सराय काले खा उतर रहा है, तो कोई सदर उतर रहा है। सुविधा के लिए आपने दिल्ली की शुरुआत? मैंने दिल्ली की, वहाँ से दिल्ली से हर आदमी मेरे से जुड़ सकता है संडे के दिन। और अभी मैं जब वहाँ सिस्टम बनाऊंगा इस महीने में, तो फिर मैं बता दूंगा कि किस किस दिन मेरा वहाँ का अरेंजमेंट होता है। जी बहुत बढ़िया। और आगे हम अगले इंटरव्यू जब मिलेंगे दोबारा तो कोशिश कीजिएगा कि हमें कुछ पेशेंट की रिपोर्ट साझा करिएगा आप, जिससे हम पेशेंट की रिपोर्ट भी साझा कर पाएँ। कि दर्शक हमेशा पेशेंट की रिपोर्ट देखने की बातें करते हैं कि हमें जानना है, समझना है कि कितना लोगों को फायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या है कि मन में शंकाएं होती लोगों को कि डॉक्टर तो सभी डॉक्टर कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन जब पेशेंट बोलता है, रिपोर्ट सामने होती तो लोगों को भरोसा और ज्यादा बढ़ता है। मैं तो ना तो अपनी तारीफ करता ना किसी दूसरे की बुराई करता। मैंने तो सिर्फ एक बात जानता हूँ जी, परमात्मा पे भरोसा करता हूँ। परमात्मा के अलावा जो मेरी मेडिसिन है उन पर मुझे भरोसा है। अब पेशेंट का कितना बन पाता है ये उसके लेने पर डिपेंड करता है, उसके भरोसे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम पेशेंट को भी हम दोस्त बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा हूँ। अब लोग कहते हैं कि बिना मुनाफे के कैसे काम कर रहा है, तो मुनाफा इतना तो मैं लेता हूँ कि मेरी एनर्जी जो वेस्ट होती है वो तो मैं करता ही हूँ। जी जी, ठीक है ना। बाकी ये नहीं है कि भाई मैं किसी की जेब काट लूँ यहाँ बैठ के या किसी से गलत व्यवहार करूँ। हाँ, मेरी बातों को फॉलो करने नहीं करता है ना जो पेशेंट, और मैं उसको दवाई प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ जो नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो ये भरोसा दे के जाता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा, और वहाँ जाके वो नहीं करता तो फिर मैं उसको अगली बार दवा नहीं देते, दवा भी नहीं देता हूँ, कि उससे आपका नाम खराब होता होगा। फिर मैं उसे ये भी कहता हूँ कि मेरे पास आने का प्रयास भी ना करें अगर यही काम आपने करना है तो। ये बार बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब मैं इनको 1 घंटे बैठ के यहाँ समझा रहा हूँ, फिर घर जाके वो 3 दिन बाद फोन करता है, जी आम खा लें। अच्छा, आम खाने के लिए अचार खा लो जी। अब ये छोटी छोटी बातों के लिए फिर मेरे पास कोई फोन आता है तो मैं ये नहीं है कि मैं अटेंड नहीं करूँ उसका, कितना ही बिजी हो, रात के 12 बजे भी आएगा मैं फोन अटेंड करता हूँ, किसी का फोन नहीं करता मैं। अच्छा, अगर मिस हो गया, किसी और से बिजी चल रहा है तो मैं उससे करता हूँ, कौन है पता नहीं किस परेशानी में। अच्छा, रात में भी फोन आप? मैं उसको दोबारा से फोन करता हूँ, हाँ भाई बताओ आपको क्या परेशानी है। जी जी जी, नहीं बहुत उत्तम काम है आपका ये। और लगभग दर्शकों को सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि इतने सारे सवाल थे। और कोई संदेश आपको देना चाहें दर्शक? कोई सवाल हम पूछना भूल गए हो आपसे, कुछ जानकारी लेना? वो तो सवाल जो पूछोगे मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास तो संदेश बार बार यही है कि कैंसर से मौत नहीं होती है, घबराएं ना, कैंसर से लड़ना सीखें। घबरा कर मौत हो जाती है ज्यादा। बीमारी, कोई भी बीमारी किसी को भी लग सकती है, ये तो है नहीं कि कैंसर के लक्षण भाई मुझ में ही है आप में नहीं है। जर्म्स तो सब में है, हर बीमारी के जो है ना जर्म्स हर आदमी में मौजूद होते हैं। कब कौन सी बीमारी ग्रोथ कर जाए कि सेल्स ग्रोथ कर जाए कुछ पता नहीं चलता, जो ज्यादा होगा। मोटी सी एक बात है वो बता देता हूँ मैं, दो लाइन में ही बताऊंगा कि बीमारी क्यों बढ़ती है, क्यों बनती है। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी क्यों कमजोर होती है? जब हमारे वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ा, इम्यूनिटी कमजोर हुई, अच्छे सेल्स जो है वो कमजोर पड़ने लगे, बेड सेल्स जो है वो किसी भी बीमारी के हैं वो उनको खत्म कर देंगे, वही बीमारी हमें लग जाएगी। जरूरी नहीं सबको कैंसर हो, जरूरी नहीं सबको ही जॉइंटिस हो। जिस भी बीमारी के सेल ने हमारे अच्छे सेल्स को, बेड सेल्स ने हमारे अच्छे सेल्स को खत्म कर दिया, ये बीमारी बनने की प्रक्रिया है।
तो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेरा तो यही कहना है। और कैंसर से डरें नहीं, लड़ना सीखें। लड़ें और जीतें। लड़ें और जीतें, और कम से कम हमें तो जो हुआ वो आने वाली जनरेशन सेफ रहे, इसको विशेष तौर से ये फोकस आपका जो विचार है बहुत नेक है। एज ए जर्नलिस्ट मैं खुद बहुत आपका सम्मान करता हूँ, और हमेशा मैं दिल्ली से चलकर करीब 300-250 किलोमीटर में यहाँ पहुँचता हूँ आपके पास कि सही जानकारी, आपकी एक बहुमूल्य, आपके जो जानकारियाँ हैं, आपने पढ़ाई की, इतना इतना रिसर्च किया, सब कुछ दवाइयाँ बना रहे हैं, वो दर्शकों तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद।